चलो जी भाई, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चैप्टर है उससे मेरे पास बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन को लेके। सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता दीजिए कि ये ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती क्या है। देखो भाई, अगर आप ये डिफरेंस समझना चाहते हैं ना, मैंने ये 4 पार्ट में डिफरेंस यहाँ डिवाइड किया हुआ है, लेकिन उसको समझने से पहले मैं ज़रा आपको ना पहले एक बात बता दूँ कि बीओपी बेसिकली है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना हम 2 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं करंट अकाउंट, एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। मोटा मोटी बात ये करूंगा कि चाहे करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ डिफरेंस है। मैं बात फिलहाल यहां सिमिलैरिटी की करने जा रहा हूं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को रिकॉर्ड करता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को रिकॉर्ड करता है, साथ में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है। फॉरेन करेंसी अगर हमारी कंट्री में किसी भी रीजन की वजह से आ रही है, जैसे कि अगर हम अपने गुड्स को बाहर की कंट्री में भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, तो पैसे हमारे पास आ रहे हैं, या फिर हम किसी से लोन ले रहे हैं तो पैसे हमारी करेंसी, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आ रही है, या हम अपना दिया हुआ लोन वापस ले रहे हैं तो भी फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आ रही है। अगर कोई कंपनी हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, हमारे देश में बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी आ रही है। तो देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आ रही है। सेम इसी तरीके से देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से जा भी रही है। अगर हम बाहर से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बाहर की कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम दूसरों को लोन दे रहे हैं, या फिर लिए हुए लोन को वापस कर रहे हैं, तो देयर आर वेरियस रीजन जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री से जा भी रही है। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को इन दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आती है बात, ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? और जब हम इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव होता है, और अगर हम आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव होता है। और लास्ट में जाकर हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि नेट बैलेंस क्या आ रहा है, नेट बैलेंस क्या आ रहा है। अगर वो नेट बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आई ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं बीओपी सरप्लस। ठीक है। और अगर वो नेट बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो एक तरीके से हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी गई ज्यादा है, तो उसे कहा जाता है बीओपी डेफिसिट। मैंने आप लोगों को मोटा मोटी बात समझा दी, समझ आई बात ही नहीं? अब ये बीओपी सरप्लस और बीओपी डेफिसिट को ना ही बीओपी सरप्लस में हो और ना ही बीओपी डेफिसिट में हो, यानी इनफ्लो अगर आउटफ्लो, यानी आपका बीओपी बैलेंस हो, क्या हो बैलेंस, यानी जहां इनफ्लो आउटफ्लो के बराबर हो, तो ऐसे बीओपी को इक्विलिब्रियम बीओपी कहा जाता है। ठीक है जी। जहां पर ना सरप्लस है ना डेफिसिट है, तो ऐसे बीओपी को इक्विलिब्रियम बीओपी कहा जाता है, जहां पर आपका इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी दोनों बराबर हो। समझ आई बात? अब जब ये बातें हमें मोटा मोटी समझ में आती हैं, तो उसके बाद अब हमारे लिए ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स को समझना थोड़ा सा आसान रहेगा। देखो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स यानी ऑटोनॉमस आइटम्स ऐसी आइटम्स होती हैं जिन पर ना किसी का कंट्रोल नहीं होता, यानी ये ट्रांजैक्शंस तो हो रही होती हैं बिना किसी रीजन की वजह से, यानी इनको इंटेंशनली नहीं कराया जा रहा। यानी आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो बीओपी के इम्बैलेंस होने का रीजन बनती हैं। यानी ये वो ट्रांजैक्शन है जिनकी वजह से या तो बीओपी सरप्लस में है या बीओपी डेफिसिट में है। यानी ये जो आपका बीओपी इम्बैलेंस हो रहा है ना, या तो सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, आप ये समझिए कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से हो रहा है वो। यानी आप अपने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरे साल में कि आपकी कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, आपकी कंट्री में पैसा आ रहा है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस ही हैं। यानी वो कोई ऐसी नहीं है कि जबरदस्ती की गई ट्रांजैक्शन हो, वो इन जनरल हो रही हैं क्योंकि हमारे देश के कनेक्शन दूसरे देश के कनेक्शन दूसरे देश से बने हुए हैं। तो वो सारी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, वो सारी ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होती है जो नॉर्मली करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो रही होती है। अब आपने इस चीज को बताऊं कब अच्छे से समझोगे, जब मैं अब आपको अकोमोडेटिंग के बारे में बताऊंगा।
असल में होता यह है, पूरे साल बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई और ट्रांजेक्शन्स में कुछ रीजंस की वजह से फॉरेन करेंसी आई भी और कुछ रीजंस की वजह से फॉरेन करेंसी गई भी, और उसकी वजह से या तो बीओपी सरप्लस में चला गया या फिर बीओपी डेफिसिट में चला गया। और अब आपको क्या करना था, आपकी देश की गवर्नमेंट को आपके बीओपी को बैलेंस करना था। हाँ जी, आपके देश की गवर्नमेंट को आपके बीओपी को बैलेंस करना था। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस बैलेंस को मतलब इस बीओपी को बैलेंस करने के लिए इंटेंशनली एक ट्रांजैक्शन करी जिससे बीओपी बैलेंस हो जाए। समझ में आई बात नहीं? यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनकर खत्म हो चुके थे और लास्ट में जाकर पता लगा कि यार हमारा बीओपी जो है ना वो हाँ जी सरप्लस में, यानी हमारे पास इनफ्लो ज्यादा है। समझ आई? तो हमने क्या करा, यार क्या करें, काम करते हैं किसी कंट्री को लोन दे देते हैं। हमसे किसी फॉरेन कंट्री ने लोन मांगा, हमने उसे लोन दे दिया, हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया। समझ आई बात ही नहीं? हमने कहा यार सरप्लस ज़्यादा हो रहा था, नेगेटिव हो गया, मतलब हमारा इक्विलिब्रियम बीओपी आ गया, या हम डेफिसिट में थे। समझ में आई बात नहीं? हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी गई ज़्यादा थी, तो हमने क्या करा, फॉरेन करेंसी को दोबारा से बढ़ाने के लिए हमने किसी आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या किसी भी वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया। तो वो जो बीओपी डेफिसिट था वो बीओपी डेफिसिट खत्म हो गया। यानी आपकी ये अकोमोडेटिंग आइटम्स ऐसी आइटम्स हैं जिनकी वजह से बीओपी इम्बैलेंस नहीं हो रहा। इम्बैलेंस तो बीओपी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की वजह से हो रहा है। बीओपी इम्बैलेंस था, हमने उसे रिस्टोर करने के लिए जो ट्रांजैक्शंस इनकर्ड करी उन ट्रांजैक्शन को अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। ये इंटेंशनली आपके इम्बैलेंस बीओपी को रिस्टोर्ड करने के लिए होती है। समझ आई बात या नहीं आती? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर मेंट टू रिस्टोरिंग दी बीओपी, और ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन की वजह से तो बीओपी होता है भाई, इम्बैलेंस होता है आपका बीओपी। समझ आई बात नहीं? तभी इन्हें अबव द लाइन कहा जाता है और इन्हें बिलो द लाइन कहा जाता है। पता है बिलो द लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि अकाउंट एक बार बन चुका, अब अकाउंट बनने के बाद आपको दिखा कि बीओपी डेफिसिट में या सरप्लस में, फिर आपने सोचा कि आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे डेफिसिट और इस सरप्लस को खत्म किया जाए। बिलो द लाइन यानी एक बार अकाउंट बनाने के बाद ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। लेकिन ऊपर जितनी भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन थी जिनके पीछे कोई आप रीजन नहीं था कि ये आप इनको जानबूझ के कर रहे हैं कि बीओपी सरप्लस में जाए या डेफिसिट में जाए, वो नॉर्मल अकाउंट की ट्रांजैक्शन थी। इस वजह से ऑटोनॉमस आइटम्स को कहा जाता है अबव द लाइन आइटम्स। समझ आई बात? ये नहीं? तो ये बीओपी को इम्बैलेंस करने का रीजन बनते हैं और इनकी वजह से इन्हें अबव द आइटम, इन्हें अबव द लाइन आइटम्स कहा जाता है। ये रिस्टोर करने के लिए होती हैं, तभी इन्हें बिलो द लाइन कहा जाता है, क्योंकि एक बार आ गया ना अकाउंट में आपका। समझ आई बात? अच्छा देखो, ऑटोनोमस आइटम्स में तो गुड्स एक जगह मतलब दो कंट्रीज के बीच में मूव कर सकता है ना, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजैक्शन है ना। बात जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में गुड्स एक जगह से दूसरी जगह आ रहा हो, लेकिन बिजनेसेस के अंदर जब ये ऑटोनोमस आइटम्स ऐसी आइटम्स हैं जहां पर बिजनेसेस हो रहे हैं तो वहां पर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है गवर्नमेंट कि यार गवर्नमेंट को सरप्लस करवाना है, मतलब बहुत ज्यादा सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट करवाना है, तो गवर्नमेंट जानबूझ के किसी बिजनेस वाले से नहीं कहेगी और परचेज कर वहां से गुड्स को भेज वहां पर या वहां से खरीद के लेकर। गवर्नमेंट खुद कर लेती है ऐसी ट्रांजैक्शन, तो यहाँ इस वजह से यहाँ गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही होती। मेरे हिसाब से आपको 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन प्रॉफिट पर्पस के लिए की जाती है, यानी आपका इन ट्रांजैक्शन के पीछे कुछ पर्टिकुलर मकसद होता है भाई। जैसे मैं दूसरी कंट्री से, जापान से क्या करूंगा, मशीनरी परचेस करूंगा ताकि अपनी कंट्री में उस मशीनरी को, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उससे प्रॉफिट कमाऊं। मैंने किसी से लोन ले लिया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आ रहा था। तो इनके पीछे कोई पर्पस नहीं होता, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के पीछे कोई पर्पस नहीं होता प्रॉफिट कमाने का, आपकी हाँ जी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के पीछे होता है। समझ आई बात? ये नहीं, ये चीजें आपको परेशान कर रही थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसके नीचे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान, ये एग्जाम्पल है। और यहां लिख सकते हैं हाँ जी, रेजिंग लोन फ्रॉम आईएमएफ। ठीक है, समझ आई बात? ये नहीं, बहुत सिंपल है।